ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं इक्तिसादी सर्वे को जो पेश किया गया है, आगे फोकास्टिंग क्या होनी है। बहुत सारे अभी तक हम फैक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आदिल, दैट इज़ द रियल स्टेट। पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट की क्या सिचुएशन है, और इसके साथ साथ ज़राअत जो है उसको तो हम कर ही रहे हैं, और बहुत ही पर्टिनेंट गेस्ट भी इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ शमसुल इस्लाम साहब, माहिर इजनास है, वो भी मौजूद हैं, और एहसन मलिक साहब जो कि माहिर टैक्स और प्रॉपर्टी उमूर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मोना आलम साहब भी हमारे साथ। अच्छा, मोना भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। मोना आलम साहिबा आपको पता है एंकर पर्सन है और एनालिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ शोज़ में आप इनको देखते रहते हैं, अपना एनालिसिस पेश करते हुए अपना शो भी करती हैं। थैंक यू मोना आपका भी ज्वाइन करने के लिए और हमारे तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एहसन साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, थोड़ा सा ज़रा प्रॉपर्टी और रियल स्टेट सेक्टर जो है राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और पिछले पूरे फिस्कल ईयर 2024-2025 में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग या इस इशू को अनफोल्ड जो है ना आप कीजिएगा, आपने कैसा देखा पूरे साल के अंदर रियल स्टेट की परफॉर्मेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैंने तो रियल स्टेट को पिछले 3 सालों में बहुत वर्स्ट देखा, और गवर्नमेंट ने जैसा प्रिटेंड किया, जैसा चाहा, उस तरीके से गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को ट्रीट किया। वो इसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर समझते थे, और उसी तरह की उन्होंने टैक्सेशन रखी ताकि ये जो सेक्टर है वो फ्लरिश भी ना करे और इसमें कोई एक्टिविटी भी जनरेट ना हो। बट वो इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाए कि इसकी वजह से पूरी इकॉनमी चोक हो जाएगी। आपका स्टील सेक्टर, सीमेंट, अलाइड इंडस्ट्रीज भी चोक होके रह गई। और इस जो करंट स्टेटस है, कल का जब वो इक्तिसादी सर्वे आया, मैं उस पर बड़ा हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको चैलेंज कैसे किया जाएगा कि उसमें तो रियल एस्टेट की गवर्नमेंट जो फिगर प्रेजेंट कर रही है कि 3.75% की ग्रोथ है, तो मुझे तो बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है कि ये फिगर इन्होंने कहाँ से उठाया है, कहाँ से लिया है। क्योंकि अगर आप एलडीए ले लें, सीडीए ले लें, डीएचए ले लें, मतलब जो मेन डेवलपर्स हैं या जितने बड़े भी बिल्डर्स हैं, उनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो डिजास्टरली ड्रॉप हुई हैं। तो इनको ग्रोथ कहाँ से मिली, इनके पास रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो गया, वो आपको पता है एफबीआर में जो बाप बैठे हुए हैं वो आंसरेबल तो है नहीं, क्योंकि वो आंख के तारे हैं किसी के, तो वो जो चाहेंगे वो लिख दिया, और अब उसको कौन चेक करेगा। अच्छा, साहब ये बताएं, रियल एस्टेट सेक्टर जो है पिछले चंद सालों में हमने देखा उसमें खासी मुश्किलात रही इस सेक्टर को। अभी आने वाले बजट में हुकूमत की क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि इस सेक्टर को उठाया जा सके? क्योंकि जो पाकिस्तानी शहरी हैं खासी इन्वेस्टमेंटें कर रहे थे, बाहर से बड़ा पैसा आया था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान रियल एस्टेट के शोबे में खासा पैसा उन्होंने लगा रखा था। आदिल भाई, बात ये है, मेरे चाहने से, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहना तो एफबीआर ने है या आईएमएफ ने है। प्राइम मिनिस्टर की नीयत से थोड़ा सा आइडिया हुआ कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के लिए। बट जिन लोगों ने वो तजावीज़ आईएमएफ को प्रेजेंट की, वो शायद प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आईएमएफ किसी ऑप्शन पे नहीं माना सिवाय एक के कि ठीक है आप एफईडी को एबॉलिश कर दें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को। बट वो भी आईएमएफ ने कहा था कि वन टाइम बाइंग पे, कि जो फर्स्ट बाय कर रहा है, अगर मुजम्मिल साहब या आदिल साहब कोई भी फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसको एग्जाम्प्ट कर दें। सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र या सब्सिक्वेंट बाय के ऊपर एफईडी एप्लीकेबल रहेगी। और जो मेरे पास इतलात है बावसूख ज़राए से कि स्टिल अभी तक मशावरत कंसल्टेशन चल रही है आईएमएफ के साथ कि इसको पूरा एबॉलिश कर दिया जाए। तो वो शायद रात को लास्ट जब मीटिंग होगी आईएमएफ से, ठीक है। तो और ऐसे साहब, इसमें मेरा फिर ये सवाल कि इस सेक्टर के अंदर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्या उनको भी गुफ्तगू के अंदर पॉलिसी बनाने के अंदर शामिल किया गया या नहीं किया गया, इस पे हम आते हैं। लेकिन मोना की तरफ मैं जाना चाहूँगी और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो किस तरह से एनालाइज कर रही हैं इस इक्तिसादी सर्वे को। मोना, ये जो नंबर्स पेश किए हैं गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि ये एक्विटेबल है और ये सही आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर मिला जुला रद्द-ए-अमल ही आ रहा है। कोई इसको बहुत ही ज़्यादा कह रहा है कि ये अच्छे नंबर्स हैं, कोई कह रहा है कि ये नंबर्स जो हैं बहुत ही डिप्रेसिंग भी हैं। आपका क्या टेक है? थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कुछ जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि टू गुड टू बी ट्रू, जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है।
और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स हकीकी जो भी चीजें चल रही हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कई इतराफ से हमें ये व्यूज मिल रहे हैं। अभी आपने जैसे एक रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को सुना, उनका ये ख्याल है। मैं सिर्फ उनसे इत्तेफाक कर सकती हूँ क्योंकि आप अपने इतराफ देखें। ऐसी चीज है कि अगर कोई रियल एस्टेट या ये खास तौर पे प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर अगर कुछ अच्छी ग्रोथ होती है तो एक आम आदमी को नजर आती है। मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही होती है, सीमेंट सेल्स बढ़ जाती हैं। सीमेंट सेल्स काफी लो है, काफी डिसमल परफॉर्मेंस है। वो एक मतलब वाहिद आप समझे पैरामीटर होता है ये देखने का कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन कितनी चल रही है। आप अपने इतराफ देखें, अपने इतराफ भी आपको इस चीज से अंदाजा होगा। मैं अब जैसे उन्होंने मिसाल दी कि जी नंबर्स समझ नहीं आ रहा कहाँ से लिए। मैं डीएचए में हूँ, तो डीएचए में मुझे पता है कि यहाँ पर जिस कदर कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी उसकी आधी भी नहीं रह गई है इस वक्त एज वी स्पीक। तो वाकईतन जो ये नंबर्स हैं फिर ये डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, फिर ये बात आ जाती है। मेरा ख्याल है आलमी बैंक की रिपोर्ट भी खासी अहम है, जिसमें ये कहा गया है कि 45% जो लोग हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान में 45%, मतलब आप इसको अंदाजा लगाएं, सो दिस इज एज क्लोज टू 50%, यानी कि तकरीबन आधा जो हमारी आधी आबादी है वो इस वक्त सतह से नीचे है। और अगर महंगाई की ये एक महंगाई का आलम है, क्योंकि अक्सर हुकूमत इस बात पे क्रेडिट क्लेम करती है। बहरहाल एक हद तक क्रेडिट है भी, जितना है हम उतना ही एक्नॉलेज करेंगे, उसको हम ओवर एंड अबव एग्जैजरेशन के साथ तो एक्नॉलेज नहीं कर सकते, राइट। इतना क्रेडिट जरूर है कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो रुक गई है। इन्फ्लेशन खासा मतलब इस मामले में हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई खत्म हो गई है। हुआ क्या है कि महंगाई एक हद तक गई है और एक हद के बाद जाने के बाद वो आपका जो ग्राफ है वो अब ऊपर नहीं जा रहा, वो प्लेट्यू हो गया है, यानी कि अब वो मजीद नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई वैसे साहब अगर इसको हम यूं करें कि वो एक बहुत सारी हदें क्रॉस कर गई थी, मतलब कि लोगों की बाइंग पावर बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो वो आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है वो उसमें वेरी वेल रिफ्लेक्टेड है। सो कहने की बात ये है, जो एक बहुत बड़ा मुझे एक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक मतलब एक शिफ्ट नजर आ रहा है या जो एक समझ से बाहर है, वो ये है कि जब आपकी महंगाई की शरह इस कदर हो तो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो आपका बैंक का डिस्काउंट रेट है वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी गिराए चले जाएं और आपकी महंगाई जो है वो कम ना हो रही हो, या तो महंगाई कम हुई हो उसके बाद फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी या डिस्काउंट रेट गिराएं, समझ आती है बात। ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं इसलिए इस बात को एम्फेसाइज कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो एक को रिलेशन है, जो कोई भी माहिर आपको इक्तिसादियात में मुझसे बेहतर गालिबन बता पाएगा, आई एम श्योर हमारे दीगर गेस्ट इसके ऊपर ज्यादा मजीद रोशनी डालेंगे, कि वो बिल्कुल एक ताल्लुक ही टूट गया है। ये जो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें आजकल अप्लाई होता हुआ या अभी पॉलिसीज में गुज़िश्ता कई माह से अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डिस्काउंट रेट गिरे पे गिरे चला जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि महंगाई का तो नामो निशान इस मुल्क में मिट गया। और ये बहुत पांचवी हमारी एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की है कि समझ नहीं आ रहा ये नंबर्स कहाँ से गए हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया मेहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नंबर्स की हम बात करें, जो नंबर्स पेश किए गए हैं, और थोड़ी देर पहले PTI के रहनुमा जो हैं वो भी बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि फॉर्म 47 के नंबर्स हैं ये भी। तो आपका क्या ख्याल है या क्या टेक है इस सारे इक्तिसादी सर्वे के ऊपर, या जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं कि बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, जब भी हम बजट की बात करते हैं हम 3-4 चीजें इकोनॉमिकली हम देखते होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें से कितने फीसद टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में से और कितने % जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन लोगों ने कितने % इनका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो ये ऑलमोस्ट ज्यादातर जो एरिया है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। 30.5 ट्रिलियन जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिहाज से मोस्ट उसमें भी है। अच्छा, फिर एक और चीज हम देखते होते हैं, ये तो एक टैक्सेस हो गया, फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ कैसी हो रही है। अच्छा, ग्रोथ में जो चीजें आपकी कमाई का हिस्सा होती है उसमें एक एक्सपोर्ट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, एक आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, वो आपको बताती है जॉब क्रिएशन देती है। जॉब क्रिएशन से ये होता है कि आपके अंदर बाइंग पावर आनी शुरू हो जाती है, लोग जो है ना वो कमा के चीजें खरीदना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज हो जाती है कि इस जॉब के साथ साथ आपकी ओवरऑल जो होती है ना ये एक ग्रोथ जारी होती है।
अच्छा, तीसरी चीज है जो आपका, चूंकि पाकिस्तान जो है ना वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसमें हम लोगों का एग्रीकल्चर का जो वो है वो तकरीबन 40% के करीब है कि हम कहते हैं कि इतना हमारा एग्रीकल्चर पे बेस करता है। तो अगर हम इन 3-4 चीजों को करके देख लें तो आप ये देखिए एग्रीकल्चर आपका -13% गया है, मतलब माइनस में गया है, ठीक है। अच्छा, उसको भी इन लोगों ने फज किया है। ये याद रखिए कि तकरीबन मेरे ख्याल में द फ्रंटियर पोस्ट में 2015-16 में आया था कि जो IMF ने $100 मिलियन का फाइन लगाया था पाकिस्तान को कि इन्होंने फिगर्स फज किए थे। इसी तरीके से मेरे ख्याल में 1998 में भी फिगर्स फज हुए थे, उसमें $50 मिलियन का फाइन हुआ था। और ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं मेमन साहब, 0.56 की एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये नंबर्स ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें इन लोगों ने थोड़ा सा इसको कम इसलिए किया हुआ है कि अब आप ये याद रखिए, इन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर है ना, वैसे तो हमारा कॉटन माइनस, जो मेजर क्रॉप्स है वो सारे माइनस में, जिसमें से कॉटन को 30% माइनस में गया है। और ये याद रखिए, अब इनकी पॉलिसीज देखें, कॉटन जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और जो आप होम ग्रोन कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के बजाय उसके ऊपर 18% टैक्स कर दिया है। तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉटन प्रोडक्शन -30% चली गई है। फिर इन्होंने कहा है, ये हमारे दौर पे हम पे हंसते थे कि जी ये कट्टा वो लेला और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते थे। आज इस लेला हुकूमत ने क्या किया है, इन्होंने अपना जो लाइफ स्टॉक जो है ना उसको 200% ग्रोथ शो किया है, क्योंकि ये मेजर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 30% जो आपका लाइफ स्टॉक ये जो ईद गुजरी है इसमें 30% जो है ना वो वापस चले गए हैं। इतना ज्यादा आज तक नहीं हुआ, पिछले 78 सालों में नहीं हुआ। तो उसके लिहाज से इन्होंने थोड़ी सी फजिंग की थी। फिर ये इन लोगों ने क्या किया, फजिंग कर रहे हैं। अब ये सोचिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारी माइनस में जा रही है और वो श्रिंक हो रही है। तो इसका मतलब है जॉब क्रिएशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जॉबलेसनेस है वो कैटास्ट्रोफिक लेवल तक पहुंच गई है। देखिए, सब कुछ तो बुरा नहीं है ना। ये करंट अकाउंट सरप्लस की बात करते हैं, वो रहा है 1.9 बिलियन, उसके साथ रेमिटेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। मैं आपको उधर बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह होती है, पर आपकी जो पॉलिसीज होती है ना, जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होती है, या वो कॉन्ट्रैक्शन बेसिस पे होती है कि आप अपनी इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें ये हो जाता है कि आप सब चीजों को छोटा कर देते हैं तो आपका ये सरप्लस और ये सारी चीजें आ जाती है। या आपकी एक्सपेंशनरी वो होती है कि भाई अपने एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने में आपने ग्रोथ दिखाना होता है, अपने लार्ज स्केल। हमारे दौर पे ये सारे शोर मचाते थे कि जी 52 बिलियन डॉलर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। उस 52 बिलियन डॉलर में ये नहीं बताते थे कि 70% मीन्स 32 या 35 बिलियन डॉलर हम लोगों ने लोन रिटर्न भी किया। 70% ऑफ द लोन जो हमने लिया है 70% हमने रिटर्न भी किया था। जबकि इनके दौर में जब पीपल्स पार्टी थे और PMLN थे, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में 44% इन्होंने रिटर्न किया था और या नेट डेफिसिट आया था, और उसमें जो था ये PMLN में वो 45% नेट डेफिसिट आया था। हमारे दौर में 30% नेट डेफिसिट आया था। तो हम इनसे बहुत बेहतर किया था, हमने लोन अगर ज्यादा लिया था, लोन ज्यादा दिया था। दूसरा, ये जो बता रहे कि जी इन्होंने कहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया होगा। मैं आपकी तनख्वाह ले जाता हूँ 100 रुपए से 5000 पे, लेकिन मैं आपकी कुव्वत फरोख्त, कुव्वत खरीद को 50% कम कर देता हूं। तो हर वो चीज जो पहले आप लेट से आपकी जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, आज उस तनख्वाह की वैल्यू 60,000 भी नहीं रही। ठीक है, मतलब जिस रेशो से महंगाई जो है वो बढ़ी है, आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से सैलरीज जो है वो नहीं बढ़ी। ठीक है मुज़म्मिल साहब, ये जो भी बात कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, रियल एस्टेट का जो शोबा है, बड़ी तादाद में लोग उससे भी मुंसलिक थे, माजी में खासा ग्रो किया, जिस तरह काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने वहाँ कर रखी। एक उम्मीद थी कि शायद इस गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ स्टेबिलिटी जिस तरह आई थी, इकॉनमी कुछ बेहतरी की जानिब गामजन हुई थी, तो उस सेक्टर में भी कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक वहाँ कुछ बेहतरी आई नहीं। देखिए, अगर तो मैं फिगर्स देखूं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, तो जिस सेक्टर ने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन उसमें शामिल है।
कंस्ट्रक्शन 6.6% है के ग्रोथ पे है, और रियल स्टेट 3.7% पे है, और रियल स्टेट का टारगेट भी 3.7 था, उसने किया 3.75 है, और कंस्ट्रक्शन ने किया 6.6%। तो ये दोनों सेक्टर्स ने तो अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। हम तो बात करेंगे उन सेक्टर्स की जिन्होंने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए हैं। उनमें लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में जो नंबर्स आए हैं, देखें ऑपोजिशन उसके ऊपर सवालात उठा रही है ना। जिस तरह हम देख लें कि एग्रीकल्चर में जिस तरह ग्रोथ रेट शो की गई है, वो कह रहे हैं कि माइनस में है। एग्रीकल्चर में तो उन्होंने माइनस शो किया, सारी बड़ी क्रॉप्स माइनस में शो की हैं। टेक्निकली कपास को माइनस में शो किया है, चावल को माइनस में शो किया है, गंदम को माइनस में शो किया है, सारी बड़ी क्रॉप्स माइनस में शो की हैं। ग्रोथ दिखाई है ना। आप मुझे एक बात बताएं, अभी आप कह रहे थे कुव्वत, सेनेटर साहब बात कर रहे थे कुव्वत खरीद की बात कर रहे थे। अगर लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है तो ये गाड़ियां 40% ज्यादा कैसे बिक गई हैं, मोटरसाइकिलें 40% ज्यादा कैसे बिक गई हैं? ये ऑटो इंडस्ट्री में का हाइक कहां से आ गया? पिछले 2 साल से तो ऑटो इंडस्ट्री डूबी पड़ी हुई थी, ये पहला साल है उसमें 40% उसकी, हमने कोई एक्सपोर्ट तो नहीं की ना गाड़ियां, 100 गाड़ी सिर्फ एक्सपोर्ट हुई है टोयोटा वालों की। सारी गाड़ी 40% जो राइज है प्रोडक्शन में ऑटो इंडस्ट्री का, वो पाकिस्तान में ही हुआ है ना। मैंने, आपने या पाकिस्तानियों ने वो गाड़ियां खरीदी हैं। अगर पाकिस्तानियों ने प्लॉट नहीं खरीदे, अगर इस मुल्क में प्लॉटोक्रेसी नहीं चल पा रही, तो लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं अपने इस्तेमाल के लिए। कंज्यूमर इंडस्ट्री तो चल रही है। आप बताएं कौन सी माहिर, आपके पास शम्स साहब बैठे हैं, ये बता दें कि कौन सी इजनात है जिनकी सेल कम हुई है। घी कम हो गया है, दालें कम हो गई हैं, गोश्त बिकना कम हो गया है, या आप बता दें यहाँ पे कॉस्मेटिक बिकने कम हो गए हैं। कौन सी ऐसी डेली कमोडिटी ऑफ लाइफ है जिससे आप ये इंडेक्स लेंगे कि कंज्यूमर मार्केट जो है वो गिर गई है? जिस मुल्क में गाड़ियां बिकने की तादाद 40% इजाफा हो जाए, वहां आप मेरे से बात कर रहे हैं कि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना। हम हर साल श्रीलंका जितनी आबादी अपनी ऐड करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी इस मुल्क, नहीं आदिल, एक मिनट, अभी इस मुल्क के बैंक जो है वो गाड़ियों की लीज को डिस्करेज कर रहे हैं। 30 लाख रुपए से ऊपर आप गाड़ी लीज नहीं करा सकते। इस मुल्क में गाड़ियों की लीज की जो शराइत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मुजम्मिल साहब, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 45% से नीचे जो है वो से ज्यादा जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे आ गए। ये भी तो पाकिस्तानी है ना। ये वही है जो मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास थे, वो खत्ते गुर्बत से भी नीचे आ गए। इन नंबर्स को तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानता हूँ, लोअर मिडिल क्लास जो है वो बिलो पॉवर्टी गई है। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो हमारी तो परचेजिंग पावर उनकी कम हुई है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, आमदन नहीं बढ़ी है, तो वो इसी वजह से ही हुआ है ना। यकीनन इस मुल्क में सैलरीड क्लास पर टैक्स कम करना पड़ेगा। इस टैक्स रेशो के साथ आप सैलरीड क्लास को सरवाइव नहीं कर सकते। इस टैक्स रेशो के साथ आप अगर कहेंगे कि आपकी मिडिल क्लास सरवाइव करेगी, मैं मानता हूं नहीं कर सकती। इतनी हाई टैक्सेशन के साथ आप अपनी मिडिल क्लास को दिन ब दिन श्रिंक करते जाएंगे। लोगों के अपर मिडिल क्लास से मिडिल में आएंगे, मिडिल से लोअर मिडिल में आएंगे, और लोअर मिडिल से वो पुअर में जाएंगे, पुअर से बिलो पॉवर्टी लेवल। हर कोई 1 स्टेप डाउन नीचे जाएगा। लिहाजा वो टैक्सेशन हमें सैलरीड क्लास पे कम करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अब जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की आपने बात की, जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया था वो सारा फ्रॉड निकला। उसमें इतनी फजिंग हो गई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की कि खुद गवर्नमेंट ने माना कि हमारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम सारा फ्रॉड निकला, और सीमेंट माफिया सारी टैक्स फजिंग कर गया, टैक्स चोरी कर गया, ये कार्टेल सारे। मेरा ये जाती तौर पे ये ख्याल है कि इस मुल्क को अब देखना पड़ेगा अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ, इस मुल्क को देखना पड़ेगा अपनी एग्रीकल्चर की तरफ, जो 70% ऑफ द इकोनॉमी है। हमें थोड़ा, मेरा मतलब है कि हमें सनतों की तरफ देखना पड़ेगा। हमारा डेट का पैसों का कब्रिस्तान है प्लॉट्स। लोगों ने 10-10 प्लॉट लेके रखे हुए हैं, 1 रुपए का काम करने के लिए तैयार नहीं, 1 रुपए की जॉब क्रिएट नहीं करते। आप पूछेंगे तो उनके पास 10-10 प्लॉट हैं डीएचए में, 8-8 प्लॉट हैं डीएचए में। नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, हमें मानना पड़ेगा। जिसके पास 6 प्लॉट हैं वो कोई काम नहीं करता, वो सुबह उठ के पूछता है मेरे कितने के बढ़ गए, चलो जी साल में 2 करोड़ की दिहाड़ी वो भी ये क्या हुकूमतों की पॉलिसी थी ना कि उस शोबे ने बड़ा पाकिस्तान में रो कलेक्ट। ठीक है, चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शम्स साहब के सामने ये सवाल रखेंगे, और उसके साथ साथ कि क्या वो भी अग्री करते हैं कि ये बिल्कुल ही डेड एक सेक्टर बन चुका है रियल स्टेट का, जिसकी बात कर रहे थे मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। इक्तिसादी सर्वे और आने वाले बजट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। शम्सुल इस्लाम साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगी। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल हम छोड़े गए थे। शम्स साहब, जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? फिस्कल ईयर 2024-2025 में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से रही और फोरकास्ट क्या देख रहे हैं, प्रिडिक्ट क्या करेंगे अगला जो साल है उसमें कैसी रह सकती है परफॉर्मेंस? देखें, पहले तो सबसे पहले कि रियल एस्टेट के बारे में एक मखसूस सेक्टर ने, एक मखसूस तबके ने प्रोपेगेंडा किया। दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है आप उसमें देखेंगे तो रियल एस्टेट बड़ा अहम उसका साइज होता है। चाइना ने जो तरक्की की है वो रियल एस्टेट की 50% जीडीपी तक ले गया था और उसके बाद उस पर दूसरे सेक्टर में आया और इंडस्ट्रीज में गया। इसी तरह से आप देखें यूएसए, कनाडा, यूएई, अब सऊदी अरब पर रियल एस्टेट पे ला रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसको सिर्फ ये समझा गया है कि ये पैसिव इनकम है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टम को चेंज करें, दुनिया ने इसको ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन इसकी ऑफर्स और प्राइसेस और ये सारी दी की जाती है और ये जो तीन वैल्यूएशन नहीं होती कि जी बोर्ड की अलग वैल्यू होगी, रेवेन्यू बोर्ड की, और एफबीआर की अलग वैल्यू होगी। ये वैल्यू वाला सिस्टम आपको खत्म करके एक वैल्यू करनी होगी। इसको ऑनलाइन कर दें सारा कुछ। आपके फॉरेनर्स को आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें जो लैंडेड होम नहीं है, अपार्टमेंट है। आपके पास कराची की पूरी बीच है, 1000 से ज्यादा आपका कोस्टल एरिया है पूरे पाकिस्तान के, जो सिंध का और बलूचिस्तान तक जाता है। उन सब एरियाज को आप करें। थाईलैंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है। पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो भी अपना जो रिजर्व मनी है वो रियल एस्टेट में लगाता है, मुनाफा कमा के ठीक बात कर रहे हैं आप। आपने जो मिसालें दी हैं यूएई की या सऊदी अरब की, वहां पर आप ये भी देखें इन्वेस्टर्स के लिए सहूलतें कितनी ज्यादा है, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी ज्यादा है। वहां पर जब आप जाते हैं तो टैक्स वहां पर कोई नहीं है। क्या आपको पाकिस्तान के अंदर ये सारी सहूलतें किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए स्पेशली नजर आती है? यही तो बात है ना जो मिसिंग है, जो पाकिस्तान ऑफर नहीं कर पा रहा, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ना फॉरेन इन्वेस्टर को। इसी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, इंडस्ट्री जो है वो बैठती जा रही है, ओवरबर्डन हो गई है टैक्स से। तो आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, वरना आपका जो है जो ये गोल्डन वीजा और ये प्रॉपर्टी लेके रेजिडेंस वीजा ले लें, इस तरह से आपका पैसा निकल जाएगा। जो राइट नाउ जो सिचुएशन है शम्स साहब, उसमें तो आप समझते हैं ना कि अगर इन्वेस्टमेंट लोकल हमारा इन्वेस्टर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाती है, क्योंकि कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई पैसा जो है ना उसका फ्लो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, लेट मी करेक्ट यू। देखें यहाँ पर क्या होता है कि रियल एस्टेट के साथ, रियल एस्टेट के सिर्फ आप प्लॉट्स को ना लें, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन भी है। 77 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ लिंक है। आज जो आप देख रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, डिस्पाइट इसके कि 2023 में आपका इंटरेस्ट रेट 22 था, आज 11 हो गया, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो स्लो है उसकी वजह ये है कि आपका पैसा ब्लॉक होकर रह गया है। आप अगर किसी एक सेक्टर को दबाते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे आता है। लोग इसको, जमीन को लेना, दुनिया भर के अंदर जो लोग हैं, चाहे आम लोग हैं या इन्वेस्टर हैं, वो प्रॉपर्टी लेते हैं। फर्क ये है कि आपने जो टैक्स का मॉडल बनाया है और जो वैल्यूएशन क्रिएट किए हैं उससे जो है आपका इलिसिट मनी जो होती है, जो करप्शन के पैसे होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि इधर भी जो ब्लैक मनी है, लोग जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए कानून साजी, बहुत सारी चीजें जो है वो चले बेहतर होने की जरूरत है। एहसन साहब, क्या हुकूमत की तरजीहात होनी चाहिए आने वाले बजट में ताकि ये वाला शोबा जो ये सेक्टर जो है ये भी ग्रो कर सके? एहसन साहब वैल्यू पे लाएं। ठीक है जी एहसन साहब। जी आदिल साहब, मैं पहले मुजम्मिल साहब को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मुजम्मिल साहब, अभी आप कहते हैं कि 40% गाड़ियों की सेल बढ़ी है। एक तो उसकी रीज़न इंटरेस्ट रेट नीचे आना है और कुछ कंपनीज ने यहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट पे गाड़ियों को फाइनेंस किया है। सेकंड चीज़ आपने कहा ये प्लॉटिस्तान पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। आपके हमें पता है माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से गहरे मरासम है, खुदारा इस चीज़ को बंद करवा दें और प्राइम मिनिस्टर को कहें कि हर आदमी जो पाकिस्तान में टैक्स पेयर है उसको एक घर मिलेगा उसकी इनकम के मुताबिक, ताकि ये खत्म हो जाए कि ये प्लॉटिस्तान है, यहाँ पे लोग मनी मेकिंग के लिए। भाई 1,25,00,000 घरों की शॉर्टेज है। प्लॉटिस्तान करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब उम्रे पे जाते हैं तो दाएं बाएं उनके सारे बिल्डर डेवलपर ही बैठे होते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जेन्युइन डेवलपर और बिल्डर हैं उनको स्पेस मिलनी चाहिए। जो फाइलों का काम करते हैं उनको बंद होना चाहिए। बगैर प्लॉट नंबर के प्लॉट
ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और जहां तक रही बात, आपने कहा बिल्कुल ग्रोथ के नंबर बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपको सुन रहा था 1-2 दिन पहले, आपने तो इस चीज पे भी बड़ा एफबीआर को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने पिछले साल 28% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है। बात यह, इस पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है, उसका मैट्रिक में बच्चा 200 नंबर लेता है 850 में से और फेल हो जाता है, और अगले साल फिर 28% एक्स्ट्रा नंबर लेके दोबारा फेल हो जाता है। बाप के लिए तो वो शायद बहुत अच्छी कारकर्दगी है, पर दुनिया उस बच्चे को फेल ही मानती है। ठीक है, ठीक है, चलें, ये हो गया, ये सेक्टर बात होगी। अभी मोना, आप भी ये बताएं कि बड़ा एक अहम सवाल है कि इन हालात में जब मार के हक की कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, लेकिन जो हमारे नेबरिंग कंट्री है वहाँ से अभी भी कुछ इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आगे चलकर कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आने वाले बजट के हवाले से अगर बात करें, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हमने एक अच्छा डिफेंस बजट भी देना है, तो इसको कैसे समराइज करेंगी? यस, आई थिंक इस दफा डिफेंस बजट में कुछ इजाफा जरूर है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले इतराफ में भी मतलब कुछ साल रहे हैं जब डिफेंस बजट में कुछ कटौती हुई है, वरना अदर देन दैट हमने इजाफा ही देखा है। और मतलब गिवन के हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, आई थिंक इस दफा वो काफी वेल प्लेस्ड है, जस्टिफाइड है, वो बात बहरहाल अलहदा है। और ये भी बात एक बहुत अहम चीज है कि देखें, हम जब अपना एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, जब हम अपनी बजटिंग करते हैं हर साल, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी, आपको पता है सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारी डेट सर्विसिंग। जो हमारे कर्जे होते हैं जो मैच्योर हो रहे होते हैं और जिनको हमने वापस करना है या रिटायर करना है, सबसे पहले वो आते हैं। सेकंड नंबर पे डिफेंस बजट आता है। आफ्टर ऑल दिस इज डन, उसके बाद, क्योंकि ऐसी इस सोच के तहत बजट बनाया जाता है कि पहले जो भी कौमी चीजें हैं जो कि नेशनलिस्टिकली आपके लिए करना ही करना है, आपने इसमें कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, पहले उन दोनों चीजों को अलग कर दिया जाता है, यानी डेट सर्विसिंग और डिफेंस, फिर उसके बाद दीगर बजट बनाया जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी बजट बनता है वो खसारे का बजट बनता है कि आपके एम्बिशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने अपने उन सारे खसारों को किसी न किसी तरह से फाइनेंस करना होता है। ठीक है, मेरी थोड़ी अदना सी राय इस वजह से इसमें है क्योंकि मैंने फॉर मेनी ईयर्स मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी का मैंने प्रोग्राम किया है, तो मेरी जो बेसिस है वो है इकोनॉमिक्स। इतनी सी बात मैं जरूर एक करना चाहती हूँ, देखें बात सुने, ये जो रियल एस्टेट की बात है ना, रियल एस्टेट में बेशक पाकिस्तान में ड्यू टू पॉलिसीज आप उसको एक पैसिव सेक्टर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पार्क कर देता है और फिर दीगर लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन अभी ये बात बड़ी वजह थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट के साथ ही वो हिंज्ड है। ये एलाइड इंडस्ट्रीज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि तकरीबन 70 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पहिया चलने से चलती हैं, और उन सारी सनतों को कारोबार मिलता है, उन सारे वहां से वाबस्ता लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इसलिए पूरा ना एक पहिया जो है इकोनॉमिक साइकिल आपका चलता है। और ये जो पीटीआई इस वक्त हमें बता रही है, और उनको बहुत दर्द है अवाम का, अवाम की तकलीफ का, मुआशी मसाइल का, ये दर्द रिफ्लेक्ट हो इनका शैडो बजट का है। इनका शैडो बजट कभी नहीं आया, अभी 3 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को गए हुए 2022 हमारे साथ है ना हुमायूं मेमन साहब, हम उनसे पूछ ही लेते हैं, ये खाली हवा पूछ लेते हैं, कहते हैं वो जबानी जमा खर्च जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा। अगर ठीक है, हुमायूं मेमन साहब, शैडो बजट ही नहीं है कम से कम। आपने सुना मोना को, करिए आपका शैडो बजट क्या है, एंड देन इस पे मेरा सवाल भी आप क्लब कर लीजिएगा कि अब जो पीटीआई है उसकी स्ट्रैटेजी आगे फिर क्या होगी कल के बजट के बाद। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिल्कुल सही कहती है शैडो बजट। देखिए, बजट मैं तभी उसको बना सकता हूँ जब मेरे पास जो फिगर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सही आ रहे हैं, ये लोग किसी जगह पे शेयर करते नहीं है। अभी जैसे पहले हम बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि ये जो कार सेल है वो बढ़ गई है, ये तो शुक्र है मेरे दोस्त दोनों ने बता दिया कि एक्चुअली किस वजह से कार सेल बढ़ी है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ बाइंग पावर। बाइंग पावर जिसको आप पीपीपी वो कहते हैं, वो पैरिटी पावर ऑफ परचेज होती है, वो तो हमारी 50% कम हो गई है, वो तो हम लोगों के ऊपर सत्यानाश हो गया, ये याद रखिए। अब आपको बताता हूँ, हमारे 37% लोग रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि काश्तकार है, उनके ऊपर 4 खरब रुपए का उनको नुकसान हुआ है, 4 खरब रुपए का। अच्छा, उसके बाद जब हम ये चीज कर रहे हैं, अब ये बात बता दें कि जो पीटीआई क्या करते थे, कि पीटीआई ने तो आपको जब अपनी पॉलिसी बताई थी, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बताए थे उस वक्त के, उसमें अगर आप करके देखें तो आपका जो एक्सपोर्ट था वो पहली बार 30 बिलियन की तरफ पहुंच गया था। उसके अंदर आईटी सेक्टर के अंदर आप 2 बिलियन कहां से पहुंचे थे? 834 मिलियन से हम 2 बिलियन थे। कितने परसेंट वो? 152% ग्रोथ की थी।
आप हमारे जो स्टार्टअप से 180% उन्होंने ग्रो की थी। हमारे टैक्स रेवेन्यू जो था वो 38% पिछले साल से ग्रो किया था। हमारे टैक्स फाइलर 59% हो गए थे और उसके अलावा जो ट्रू टैक्स देने वाले थे वो 52% बढ़ गए थे। उसकी ये याद रखिए, ये वो टाइम था कि जिसमें कोविड की हैंडलिंग भी हमारे ऊपर एक बहुत भारी चीज हुई थी पूरी दुनिया में। एग्रीकल्चर, एक चीज बता देता हूँ, देखिए ये याद रखिए, आपको पता है इस वक्त जॉबलेसनेस जो अनएम्प्लॉयमेंट है कितनी हो गई है? 22%। हमारे दौर पे थी 5.4%। इस वक्त जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है वो 30% हमारे टाइम से 6 गुना बढ़ गई है। जब हम इन चीजों को सामने रखते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है भाई साहब, सारे जो फिगर्स अभी आपने दिए हैं ना, इसी तरह जिस तरह इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान के फिगर्स हैं, आप उनको दुरुस्त नहीं मान रहे। ऐसी जो फिगर्स अभी आपने हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हमारे साथ तो इन्हीं क्या कह रहे इसको काउंटर कर रहा होता है, इनको वो दुरुस्त ना मान रहा। चलें अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों के सामने मजीद भी सवाल रखें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और मैं चाहूँगी सबका एक एक कमेंट जो है वो लाजमी आ जाए। एहसन साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। एक तो हमें रिकमेंडेशन क्या हो सकती हैं बीइंग एन एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर के, क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, किस सेक्टर में बेहतर होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, इसके ऊपर आपका क्या टेक है एहसन साहब? आयशा, ये नॉन फाइलर वाली कैटेगरी में कोई स्पोक्स पर्सन या उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ, बट मैं ये समझता हूँ कि नॉन फाइलर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। आपको उनको तरीके से टैक्स नेट में लेकर आना होगा। आप डंडे के जोर पे फाइलर नहीं बना सकते। आप मज़ीद मुल्क से कैपिटल की फ़्लाइट करवाएंगे और जिसका नुकसान मुल्क को होगा। आपने अभी जो बैंक चार्जेस अनाउंस किए हैं कैश विड्रॉल पे, आप प्रॉपर्टी पे बैन लगाना चाह रहे हैं कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं बाय करेगा। मतलब जो नॉन फाइलर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, वो नॉन फाइलर अमेरिका में प्रॉपर्टी ज़रूर बाय करेगा, दुबई में भी बाय करेगा, गाड़ी भी परचेज करेगा। तो मतलब ये जब ये होगा तो क्रेडिट गोज टू चेयरमैन FBR, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है और जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में और मजीद बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। बता देना है वो तरीका कौन सा है जो हुकूमत अडॉप्ट कर सकती है? चले आप फील्ड में सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्या अडॉप्ट करे हुकूमत, कौन सा वे है? आदिल भाई, बात यह है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, गलती है, वो ये कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करना होगा। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही रेगुलेटर है, जो टैक्स कलेक्टर है वही टैक्स पॉलिसी बनाता है। इस मैकेनिज्म को चेंज वज़ीर ख़जाना इसको लेकर आ रहे हैं, इसको एक अलग एंटिटी के तौर पर लेकर आ रहे हैं अपने अंडर। तो अगर ये हो जाता है तो आप समझते हैं कि ये बेहतर होगा, इससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा? मैं समझता हूं बहुत बेहतर होगा कि एक आज़ाद टैक्स पॉलिसी बनेगी, अच्छी टैक्स पॉलिसी होगी तो मुल्क की इकोनॉमी ड्राइव करेगा। ठीक है, ठीक है। मोना, आपकी तरफ आ जाते हैं। क्या रिकमेंडेशन या क्लोजिंग आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? नॉन फाइलर की पूजा तो नहीं कर सकते हम, आई एम सॉरी। ये नहीं हो सकता कि नॉन फाइलर को एमनेस्टी स्कीम भी दें, हर तरह से आने के लिए इंसेंटिवाइज भी करें, ये भी बोले तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा पुराना। आपने देखा है यहाँ पर, मतलब छोटे छोटे नुक्कड़ पे नहीं चल रहे, बड़े बड़े प्लाजाज में बड़े बड़े पूरे एम्पायर्स के एम्पायर्स हैं जो कि नॉन फाइलर्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और जिन्होंने यहाँ पर अरबों खरबों रुपए कमाए हुए हैं और उनका कोई उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ कैश के ऊपर उनकी ट्रांजैक्शंस हैं। लाखों रुपए का रोज का काम चल रहा है लेकिन कैश के ऊपर है, क्योंकि बुक्स में नहीं आना, कार्ड के ऊपर कोई बात ना करे हमसे। ठीक है, ये सारी बातें नॉन फाइलर्स को आई थिंक उनको उनकी हौसला शिकनी और उनको कॉल आउट करना जरूरी है। इन द मीन टाइम आई थिंक फाइलर्स को थोड़ा इंसेंटिव देना होगा, ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि आई एज अ फाइलर हैव टू आस्क एंड आई हैव ऑल द राइट टू आस्क द गवर्नमेंट कि आपने मेरे लिए क्या किया। मैं ड्यूली अपनी फाइल्स भी मैं अपनी रिटर्न भी फाइल्स कर रही हूँ, डायरेक्ट टैक्स भी कट रहा है हमारा सोर्स के ऊपर से, इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक भरमार है, एक थद्दे का थद्दा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में हमारे ऊपर कटता है और जिसकी कोई एज सच एडजस्टमेंट भी नहीं है। एज अ फाइलर ये मेरा लेजिटिमेट राइट है, मेरा सवाल पूछने का हक है और मैं हुकूमत मुझे ये ओ करती है, लेकिन एज अ नॉन फाइलर मेरे पास हुकूमत से कुछ भी मांग करने का तकाज़ा नहीं है। कोई मेरी मोरल अथॉरिटी नहीं है कि मैं हुकूमत से बोलूं जी आप ऐसे करें वैसे करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, शम्स साहब, लास्ट में क्या कुछ तजावीज़ जो आप देना चाहें?
जी देखिए, हुकूमत को चाहिए कि टैक्स का निज़ाम को आसान करे और टैक्स रेट को कम करे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टैक्स बेस है, टैक्स नेट है, उसमें इजाफा हो जाएगा, लोग खुशी खुशी आएंगे। और फिर साथ जब टैक्स कलेक्ट करें तो उसके बदले आवाम को सहूलतें भी दें। अगर आज हमारे पास कराची में पानी पीने का पानी नहीं आ रहा, टैंकर हमें खरीदना पड़ रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, घरों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पुअर हो चुका है, लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है, तो फिर हम सोचते हैं कि हम इतना टैक्स देने के बावजूद हमें क्या मिल रहा है। तो आपको टैक्स पेयर्स को जो है उसको एक रिलीफ भी देना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने राय सामने रखी। आज इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान आया, हमने ट्रांसमिशन जो है चीज़ें आपके सामने, एक्सपर्ट्स जो थे, एनालिस्ट जो थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड की हैं। अभी ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।